हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? अ वेरी गुड इवनिंग टू और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप यहाँ पे सब बच्चे बहुत 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 अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो आज बहुत दिनों बाद यार मैं आप लोगों का एक सेशन ले रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अक्सर डिफिकल्ट। बच्चों को अक्सर यहाँ पे दिक्कत आती है इस टॉपिक को समझने में, लर्न करने में दिक्कत आती है। बहुत बच्चे मेरे से बोलते हैं मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लर्न नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कोई भी चैप्टर लर्न नहीं होता तो उसका बच्चे एक ही तरीका है। देखिए, कोई चैप्टर की पूरे चैप्टर की कोई ट्रिक्स उस पूरे चैप्टर को नहीं करा सकता, बट अगर आप उस चैप्टर के खुद नोट्स बनाते हैं लिख करके, तभी आपके बढ़िया तरीके से वो चैप्टर हमेशा हमेशा लर्न रहेगा। प्लीज मार्क माई पॉइंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कुछ भी याद नहीं हो, चुपचाप अपना लेक्चर खोलो, अपनी पेन कॉपी उठाओ, उसको लिखना शुरू कर दो, नोट्स बनाओ एंड द मोमेंट यू विल राइट, वो आपको हमेशा के लिए याद है। जब जब आप अपने नोटबुक देखेंगे तब तक आपको याद होगा। ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून बच्चे। सो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये चैप्टर में वन शॉट रिविजन है भाई, ठीक है। पूरे चैप्टर को हम एक साथ नहीं कर सकते, इसका एक ही तरीका होगा अगर मैं ऊपर ऊपर से करा दूं, बट आई विल नॉट डू दैट। मैं वो सभी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपको जानना जरूरी है। तो हम इंपॉर्टेंट चीजों को करते रहेंगे एंड दो पार्ट्स में ये चैप्टर कवर करेंगे। एक पार्ट में हम बेटा जो हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किन्होंने अपना किंगडम क्लासिफिकेशन किया, वी आर गोइंग टू डू दैट। उसके बाद हम करेंगे किंगडम मोनेरा। ऑलराइट, चलिए। गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए भाई, अब जल्दी जल्दी आ जाओ। आई होप यहाँ पे सबका बढ़िया बढ़िया चल रहा है भाई। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ये तीन कवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, वायरसेस, वायरस एंड प्रियॉन्स करेंगे। ठीक है, चलो भाई। सो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको मेरे साथ जल्दी जल्दी चलना होगा। अब बेटा देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही है, जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, यानी कोई दो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या उनमें अंतर है, तब हम ये चीजें करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ में क्या होगा कि अब किस तरीके से आप क्लासिफाई करोगे। मान लीजिए मस्ती में चल रहे हो और एक अजीब सा प्राणी दिख रहा है भाई, एलियन तो नहीं बोलोगे क्योंकि पहली बार देखा है, बट ऐसा लगेगा कि ये क्या है यार, इसको ना कभी पढ़ा ना इसे कभी देखा, कुछ भी नहीं किया है ना। तो आपने भाई लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा कि इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नाउ अब हमेशा उनके हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। भाई बॉडी का साइज क्या है, बॉडी ये क्या खाना खुद बनाने के केपेबल है कि नहीं है, क्या इसकी जो बॉडी में सेल्स हैं कि टिश्यूज हैं, अच्छा क्या ये एक जगह खड़ा है या रुक रहा है या चल रहा है, क्या कर रहा है। सो देयर आर वेरियस फीचर्स। कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखते हैं भाई। अब चलो सेल को देखते हैं, इसका यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देन ऑब्जर्व आप दो तरीके से कर रहे हो, क्या आप केवल उसके बाहर मॉर्फोलॉजी को देख रहे हो, या क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो, या आप उसको किसी से कंपेयर कर रहे हो। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका नाम ही आर्टिफिशियल है क्योंकि इतना अच्छा है ही नहीं, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट किसी को आप क्लासिफाई कर ही नहीं सकते। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, एक कैटेगरी के अंडर आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बिल्कुल बच्चे, चलिए सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर भी करते रहेंगे और यहाँ पे पूरे टाइम इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, चलो भाई। अब भाई एक चीज बताओ, आप सबसे पहले किसी को देखते हो, आप बोलते हो यार वो ऐसा ऐसा था, थोड़ा पतला था, थोड़ा मोटा था, थोड़ा लंबा था, छोटा था, उसके बाल ऐसे, कलर ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो दैट इज मॉर्फोलॉजी। आप बाहर के फीचर्स को देख रहे हो। सो यहाँ पे
हैबिट और हैबिटेट को भी देखा गया, यानी कि बच्चे कि कहाँ पे रहते हैं वो, मतलब मान लो यार ये तो पानी में तैरते हैं या ये तो हवा में उड़ते हैं, तो ये बेटा क्या हो गया, उसका हैबिट एंड हैबिटेट हो गया। अब एग्जाम्पल इसमें कुछ थे, जैसे मान लो हमने ऐसे बांट दिया, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स खिलते हैं, किसी में नहीं खिलते, एनाइमा एंड अनाइमा। जैसे कि ये बेटा एरिस्टोटल ने दिया था, एनाइमा का मतलब है कि जिसके अंदर ऐसे एनिमल जिसमें आरबीसीज प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल जिसका खून लाल नहीं है भाई, क्योंकि उसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं है, आरबीसीज नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है। प्लाइनी ने बेटा एक क्लासिफिकेशन दिया था कि उन्होंने क्या किया, सारे फ्लाइटेड एनिमल्स और नॉन फ्लाइटेड एनिमल्स को बांट दिया था। एरिस्टोटल ने यह भी कहा था हैबिट हैबिटेट के बेसिस पे, एक मेरे लैंड ड्वेलर एनिमल्स है जो टेरेस्ट्रियल है, जो मतलब चलते हैं, लैंड में रहते हैं, एक मेरे वाटर ड्वेलर हो गए जो तैरेंगे, और एक मेरे क्या हो गए, वाटर ड्वेलर हो गए, एयर ड्वेलर हो गए जो हवा में उड़ेंगे जैसे पंछियां। सो ये बच्चे केवल इतना ज्यादा डिटेल में नहीं था, यहाँ पे केवल उनका हैबिटेट देखा गया और उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। चलिए ड्रॉबैक क्या था, ऑब्वियसली बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स, कुछ नहीं बता रहा था कि भाई ये कहां से आए, क्या इनसे रिलेटेड कोई है, तो एवोल्यूशन के बारे में ये बात नहीं करता। एंड बच्चे हैबिट और हैबिटेट तो अक्सर चेंज होते रहते हैं, आज अगर आप यहाँ रह रहे हैं, कल को यहाँ की सिचुएशंस खराब हो गई तो सारे तो वहां से नहीं भाग पाएंगे ना भाई। वेरी गुड, है ना। चलो भाई सबके आंसर्स चाहिए मुझे ऐसे ही, कीप राइटिंग योर आंसर्स नाउ। नेक्स्ट वी हैव इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल किस्म का मतलब है कि टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स को अब लिया। नाउ हमने बेटा लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देन अब यहाँ पे आप साइंटिफिक स्टडी का इस्तेमाल करते हैं, आप इसके थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, आप फ्लावर के अंदर देखोगे कि उसका स्टेमन कैसा है, उसका स्टिग्मा कैसा है, उसका ओवरी कैसा है, उसके ये सारी चीजें हो गई। एग्जैक्टली, वेरी गुड, जैसे R.H. व्हिटेकर। तो यहाँ पे बेटा और उन कैरेक्टर्स को लिया गया जो कांस्टेंट थे, जो समय के रहते चेंज नहीं होते। हैबिट तो हैबिटेट तो बदलता रहता है, बट अगर वो रिप्रोडक्शन ऐसे करते हैं तो हमेशा ऐसे ही करते जाएंगे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बदलेंगे नहीं। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ये इंडिकेट कर रहा था ना, ध्यान रहे यहां से एवोल्यूशन रिलेशनशिप इंडिकेट हो रही है। एक तरीके से यहाँ पे मैं इन कैरेक्टर्स को एनालाइज करके कह सकती हूँ कि ये कहीं ना कहीं से लिंक हैं। जैसे मान लीजिए मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, कुछों ने कहा कि डाइकॉट्स पहले आए, कुछों ने कहा कि मोनोकॉट्स पहले आए, बट यू कैन इंडिकेट अप टू सम एक्सटेंट। आपने उसका इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो देखा। सो यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल जॉन रे ने डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स को बांटा। नाउ फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स, अब बारी आती है फाइलोजेनेटिक की। सो एक बार जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिए, एनाटॉमी को जान लिए, रिप्रोडक्शन को जान लिए, नाउ वी कैन कंपेयर टू इंडिविजुअल्स। कौन लोगों में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं और क्या वो हमें एक ही जगह से आते हुए दिख रहे हैं। भाई वर्टिब्रेट्स में कितने सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, पंछियां, रेप्टाइल्स, मैमल्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग। इनवर्टिब्रेट्स में कितने सारे हैं, तो सभी वर्टिब्रेट्स को मैंने लिंक किया है, मैमल्स को मैंने लिंक किया है। सो यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम बच्चे क्या करते हैं, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगलर एंड प्रांटल ने अब ये कह दिया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको अरेंज किया जा सकता है कि उनकी फ्लोरल मॉर्फोलॉजी कैसी है। भाई ऑर्गेनिज्म सिंपल से आगे आगे जैसे टाइम बढ़ता रहता है कॉम्प्लेक्स होता जाता है। नाउ मोनोकॉट्स को इन्होंने ज्यादा प्रिमिटिव बोला था, मतलब मोनोकॉट्स पहले आए, हालांकि ये रिजेक्ट हो गया, बाद में ऐसा कहा गया कि डाइकॉट्स वर प्रिमिटिव, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है भाई, चलिए नाउ बच्चे अब बात हो गई है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस बेटा, बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, वो हम प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने भी बहुत डिटेल में नहीं दिया था, बट यस उन्होंने कुछ चीजें बोली थी। हालांकि अगेन उसमें भी कुछ दिक्कतें थी। कहाँ पे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और
इन सब का जो ऑर्डर था वो गलत था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वहां पे नहीं था, ठीक है। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहली किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी क्या हुआ, क्लासिफाई करने की बात आई, चलो अब क्लासिफाई करते हैं। तो एरिस्टोटल वाज द वन जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था सबसे पहले, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। भाई साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक कैरेक्टर्स को सबसे पहले इन्होंने ही देखा, तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक कैरेक्टर्स। तो इन्होंने हैबिटेट के बेसिस में, उन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस में देखा कि प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में बांट दिया डिपेंडिंग अपॉन द स्टेम का साइज। उन्होंने एनिमल्स को हैबिटेट के बारे में बांट दिया, एयर, वाटर एंड लैंड ड्वेलर्स। नेक्स्ट बच्चे आते हैं इसके ड्रॉबैक्स। अब डेफिनेटली ये नहीं था, ना ही ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा था, ना ही यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लग रहा था। तब तक यहाँ पे भाई बैक्टीरिया और फंजाई की तो बात ही नहीं हुई थी। हालांकि इतना कोई इनकी गलती नहीं थी भाई, इतना उस टाइम में इन बैक्टीरिया फंजाई के बारे में इतना डिटेल स्टडी हुआ ही नहीं था। लैक ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड ऑल दोस थिंग्स के बारे में हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते थे। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई वर नॉट नोन एट दैट टाइम। ये जो नाम थे बेटा, जेलीफिश, हॉर्स, सी कुकुम्बर, ये बहुत ही मिसलीडिंग नेम थे। अच्छा देखो, आपको भी पता है जेलीफिश इज एन एनिमल, है ना, फिश इज एनिमल के अंदर आती है, बट स्टिल इसका जो नाम है, हम इसको कुछ लैंड जैसा, लैंड एनिमल जैसा ये होना चाहिए, बट इसका नाम जेलीफिश है। सी हॉर्स, हॉर्स का जो नाम है, हम देखते हैं कि भाई वो दौड़ रहा है, चल रहा है लैंड में, बट एक्चुअली इट इज अ फिश जो कि वाटर में तैरती है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हैबिटेट के बेसिस में बांटा था। सी कुकुम्बर, दिखता है कि ये कोई प्लांट है, बट एक्चुअली इट इज अ फिश। तो जो नेम्स थे वो काफी ज्यादा मिसलीडिंग थे। और इतने ही नहीं, एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी पुकारा जा रहा था, जैसे कि कहीं पे प्यूमा को प्यूमा कैटामाउंट कहते, कहीं पे माउंटेन लाइन कहते। सो वी डिड नॉट नो कि हम क्या सेम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। एंड नाउ नाम देने वाले, टेक्सोनॉमी देने वाले, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर देने वाले, भाई कौन आए, दो नाम वाले इंसान, दैट इज कैरोलस लिनानियस। तो बड़ा ही स्टाइलिश नाम है भाई इनका, और इन्होंने सबके नाम भी बड़े स्टाइलिश से रख दिए हैं भाई। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर जब इन्होंने बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर दिया, तो डेफिनेटली बेटा ये उसी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे वो मिसलीडिंग नेम वाली चीज तो सॉल्व हो गई। एंड नाउ इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को दो तरीके से बांट दिया, प्लांट्स में बांट दिया और एनिमल्स में बांट दिया। सो एनिमल्स के अंदर इन्होंने सारा फंजाई, सारा बैक्टीरिया, ये सब को जो प्रोटिस्टा हम पढ़ते हैं, ये सब इसी के अंदर आता है, और एनिमल्स अभी स्टेबल रहता है। नाउ किस बेसिस पे इन्होंने देखा कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म चल सकता है, अगर वो चल सकता है तो बच्चे वो तो एनिमल होगा। तो इट इज एब्सेंट इन प्लांट दैट इज लोकोमोशन, क्या कोई वो रिस्पॉन्स देता है। अभी जैसे अभी मान लो अभी मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग सुन रहे हो, है ना, अभी हमें कुछ जलता है तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो वी कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। तो भाई प्लांट्स नहीं करते, एनिमल्स करते हैं। न्यूट्रिशन, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल भाई दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, ये जैसे मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे प्लांट्स में नहीं होता, आगे होता है। चलिए नाउ बच्चे प्लीज यहाँ पे एक बार मेरे को बताते रहेंगे भाई सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। चलो भाई जल्दी जल्दी बताएंगे, हमको भाई बहुत मोनेरा भी करना है ना। चलो वेरी गुड। एंड जो भी आपने पढ़ा है, आप 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट रिवाइज, ओके। चलो ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। लिनानियस ने बेटा जो ड्रॉबैक्स दी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि सेम ओरिजिन ऑर्गेनिज्म में दोनों फीचर्स मिल रहे थे। मतलब लेट्स टॉक अबाउट दिस यूग्लिना। यार ये बड़ा शैतान है, ये बहुत ही पगलू है। क्यों भाई, इसको जरा देखो, ये ना एनिमल की तरह काम कर रहा है पूरी तरीके से, ना प्लांट की तरह काम कर रहा है। यार ये एनिमल की तरह चल सकता है, बट प्लांट की तरह अपना खाना खुद बना सकता है। तो यार इन्होंने तो बोला था कि ऑटोट्रॉफिक और लोकोमोशन में प्लांट्स और एनिमल अलग हो जाएंगे, तो ये भाई क्यों नहीं, इसमें मेरे को सेम कैरेक्टर्स क्यों मिल रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के।
अच्छा, इसको देखो बेटा, दीज आर स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्जेस में एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये लोकोमोशन नहीं करता, एक जगह पे खड़ा रहता है, टिका रहता है। इधर देखो भाई, क्या है ये, दिस इज अ फंजाई। अब इसको क्या कहोगे, तुमने कहा कि यहाँ पे मूव नहीं करते और अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसा प्लांट होता है। ये मूव नहीं करते माना, ये टिके रहते हैं जहां पे भी ये लगे हुए हैं। बट नाउ व्हाट द थिंग इज, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, प्लांट जैसे हैं, खड़े रहेंगे एक जगह, प्लांट के जैसा सेल वॉल भी होता है इनके पास, बट यहाँ पे ये बेचारे डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे अपने खाने पे। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा, ये सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं करती बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात, जो सिंपल सेल है उसकी बात किसी ने नहीं की। बहुत डिफरेंस होता है, न्यूक्लियस भाई एक में होता ही नहीं है। यहाँ पे यूनिसेलर और मल्टीसेलर को एक साथ रख दिया गया। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक भी ऑर्गेनिज्म एक जगह पे आ रहे थे। प्लीज बच्चे, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ इन क्लास को भाई देखो, इस लाइव सेशन का फायदा उठा लो, बिकॉज दीज स्लाइड्स आर वेरी वेरी प्रेशियस टू यू। इसमें से जो भी आप लिख करके आते हो आपके नंबर नहीं कटने वाले, आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी सारी क्लासिफिकेशन अच्छे से, ड्रॉबैक्स, और मैं चाहती तो भाई लिख के कराऊं, इट विल टेक टाइम। वी आर डूइंग वन शॉट रिविजन एट द सेम टाइम आई एम प्रोवाइडिंग नोट्स टू यू, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट केम दी अर्न्स्ट हैकल। तो ये हैंडसम से दिखने वाले भाई अर्न्स्ट हैकल, अब इन्होंने बोला है 2 किंगडम में बात नहीं बन रही है, चलो 3 किंगडम बना डालते हैं। सो 3 किंगडम की जब बात करें तो ही वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया टर्म प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा प्लांटे एंड एनिमल्स। तो प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने बेटा डाल दिए सारे सिंपल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक सेल है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जिसके पास जो सेल्स है वो टिश्यू नहीं बना रहे, मतलब सेल है जैसे पॉलीफेरा है कि भाई ऐसे फैल रहा है भाई इधर उधर, कोई उसके पास टिश्यू नहीं है, रोक कोई तो रोक लो, ऐसे वाले सेल्स है भाई, इधर भी है इधर भी इधर, तो देयर इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनिसेलुलर है इसके अंदर, और वो जिनके पास टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, ये सब डाल दिया। प्लांट किंगडम में इन्होंने मॉसेस, फर्न्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको डाला। मॉसेस बेटा ब्रायोफाइट्स ही है, फर्न्स बेटा टेरिडोफाइट्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद एनिमेलिया, भाई बहुत सिंपल है, एनिमेलिया काफी टाइम तक कांस्टेंट रहा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके ड्रॉबैक्स। अभी आपको तो पता है ना कितने ड्रॉबैक है। क्या भाई क्या भाई जो फंजाई है वो एल्गे एक जैसा हो सकता है? माना भाई दोनों में सेल वॉल है, बट कितना अलग है, एक अपना खाना खुद बना सकता है और एक नहीं बना सकता। बैक्टीरिया और फंजाई और एल्गे में कितने डिफरेंस है? बैक्टीरिया बेटा प्रोकैरियोटिक है और एल्गी और फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। एक बेचारा एल्गी जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसका कोई वजूद ही नहीं रहा है, वो एल्गी, सारे कैरेक्टर्स उसके एल्गी वाले हैं। बट जरा देखो तो, क्योंकि उसका सेल प्रोकैरियोटिक सेल की तरह है तो उसको किंगडम मोनेरा में डाल देते हैं, बैक्टीरिया में डाल देते हैं, बिकॉज दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। सो इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? पहली चीज, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया। नेक्स्ट, फंजाई और बैक्टीरिया को एक ही जगह डाला था विद एल्गी एंड प्रोटोजोआन्स। भाई ये जो प्रोटिस्टा है ना, जिसमें आपके प्रोटोजोआन्स आते हैं, ये इतना बड़ा किंगडम है ना, मतलब कुछ जो नहीं समझ आ रहा था ना सारा इसके अंदर डाल दिया है ना। अभी हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कोप्लांट, और कोप्लांट थोड़े से और इंटेलिजेंट। इन ऑब्वियसली बात है भाई, जितने आगे आगे लोग आते हैं वो इंटेलिजेंट आते हैं, बिकॉज एक तो भाई डेवलप भी हो रहे हो तुम, अपना माइंड भी डेवलप हो रहा है, अच्छे जीन्स भी आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज, पहलों ने बहुत सारा काम भी किया है तो तुम्हारे पास पहले से स्टडी करने को भी बहुत कुछ है। यहाँ पे इन्होंने भी ऐसा ही किया, अब दे दिए 4 किंगडम्स विच वॉज इन 1938। सो यहाँ पे ही गेव द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। मोनेरा में इन्होंने केवल प्रोकैरियोटिक्स को रखा और प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने
सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स को रखा। तो बहुत बढ़िया चीज करी भाई, यूकैरियोटिक्स को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बार बार एक जगह घुस रहे थे, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक जगह रख दिया और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग जगह रख दिया। नाउ तो ये बाद में बन जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये एक लौता ऐसा किंगडम है जिसमें दुनिया जहान के न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, हेट्रोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सब देखने को मिलेगा। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ब्यूटीफुल इट इज। नाउ मोनेरा में इन्होंने केवल जो भाई बैक्टीरिया है, भाई तुम अलग रहो, तुम अलग हो सबसे, तो एकदम अलग ही रहो, ठीक है, अलग कर दिया। बट द प्रॉब्लम वॉज ऑफ फंजाई। फंजाई अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। ना वो प्रोकैरियोटिक है, यहां नहीं डाल सकते, ना वो यूनिसेलुलर है, यहां नहीं डाल सकते। हालांकि यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं जैसे कि ईस्ट होता है, बट मेजरली तो सारे तो मल्टीसेलुलर है, तो आप उसे कहां डालोगे। तो यार उन्होंने इनको प्लांट के अंदर डाल दिया। अब भाई प्लांट को हम बचपन से एक ही चीज पढ़ते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, तो क्यों भाई आपने इसको हेट्रोट्रॉफिक फंजाई को इसमें डाला। सो यहीं पे बेटा इनकी गलती हो गई। हालांकि एल्गी बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, वो प्लांट किंगडम पे बाद में सही प्रूव हुआ, बट फंजाई जो है प्लांट किंगडम में डाला, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नाउ The finally came a very decent man, Robert H. Whittaker, R.H. Whittaker, जिन्होंने दिया 5 kingdom classification. So एक तरीके से देखा जाए, so it was very easy of them for him. अभी आप भी बोलोगे अरे यार क्या है यार मैम, फंजाई को ही अलग रख दो ना, तो ऐसा ही इन्होंने किया, फंजाई किंगडम को उठा करके अलग रख दिया। लेकिन ऐसा इतना सिंपल भी नहीं होता, फीचर्स भी देखने होते हैं, बहुत सारी चीजों को भाई अंडरस्टैंड भी करना होता है। चलो नाउ What he talk about सेल टाइप उन्होंने बताया, ये भाई आपका एनसीईआरटी का टेबल है कि मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए। हाँ, हालांकि कुछ प्रोकैरियोटिक अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और अपना खाना वो दूसरों पे डिपेंडेंट भी होते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी रहते हैं, वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी रहते हैं, डेड और डीकेइंग के ऊपर भी रहते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक में भी अलग अलग, हेट्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, ये सब कर सकते हैं। ये मल्टी सेलुलर नहीं होते बेटा, इनका सिंगल सेल होता है। सो दीज आर सेल्यूलर बट वन सेल, ठीक है। यहां पे बेटा एब्सेंट होता है नाउ ए सेल्यूलर, ठीक है, एब्सेंट होगा भाई, क्या एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं ना ही कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ना ही इनके पास अंदर न्यूक्लियोइड है, ना ही इनके पास एटीएस वाले राइबोसोम्स है। सो द प्रोकैरियोटिक सेल इज वेरी वेरी डिफरेंट। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, हालांकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इनके पास होता है, बट दे डू नॉट हैव दैट। माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास एब्सेंट होता है, हालांकि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम देखेंगे इनके पास मीजोसोम्स होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर उस हिसाब से उन्होंने बांटा बेटा, ये यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे, दीज वर आल्सो यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक है भाई, और ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। इसमें बेटा मिक्सोट्रॉफिक भी आएगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि यूकैरियोट्स है। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल है बट सेल्यूलोज वाला नहीं है, इनके पास काइटिन का सेल वॉल होता है। यहाँ पे मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल होता है, बट हमें यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स वाला सेल वॉल भी देखने को मिलेगा, जिसमें मतलब इट इज नॉट लाइक द पेप्टिडोग्लाइकन। हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो इसी के अंडर आएगा, हम वो भी पढ़ेंगे इसी के अंडर, और हम वो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ेंगे जिसके पास सेल वॉल ही नहीं है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। नाउ प्लांटे के अंदर नाउ यू नो क्या क्या चीजें होती हैं, एनिमल्स में भी भाई तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो नाउ देयर वाज अनदर पर्सन जिनका नाम था कार्ल वूज। 1990 में इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अभी मैंने आपसे एक बात किया कि प्रोकैरियोटिक में यानी कि बैक्टीरिया में बच्चों हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी दिखते हैं जिनके पास उनका सेल वॉल बैक्टीरिया जैसा नहीं है। दीज हैव वेरी डिफरेंट सेल वॉल,
और ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल है, जो इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बड़ा तरीके से अलग है। इनका सेल मेम्ब्रेन ना ही हमारे जैसा है, ना ही ये बैक्टीरिया के जैसा है, अलग सेल मेम्ब्रेन है। उसके अलावा हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स? कोई बच्चा बता सकता है मुझे एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स क्या होते हैं? एनीबॉडी? नीट की क्लास है भाई। यस, वेरी गुड बेटा, बैक्टीरिया को अलग कर दिया था और उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया था। चलो बताओ, कौन बताएगा इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स क्या होता है? एनीबॉडी जिसने भाई नीट की तैयारी थोड़ी बहुत कर रखी है? देखो सुनो, हमारे पास जो डीएनए है, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा अभी, ठीक है? हमारा डीएनए जो होता है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हम कैसे दिखें। अब मेरी आंखों का कलर कैसा है, मेरी बॉडी का कलर कैसा है, मेरे हेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट अबाउट माय हाइट। हालांकि एनवायरमेंट फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, बट मैं बात कर रही हूं ये सारे कैरेक्टर्स मेरी बॉडी में दिखते कैसे हैं? प्रोटीन्स की फॉर्म में। यस और नो? तो डीएनए के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स बनाने की, बट आपको पता है प्रोटीन्स पहले एमआरएनए में बनता है और उसके बाद एमआरएनए प्रोटीन्स बनाती है। नाउ ये जो एमआरएनए होता है, इसके पास वो सभी जीन्स हैं जो कोड कर रहे हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। यस बेटा, आप ये 12th में पढ़ेंगे, कुछ 11th के बच्चे हैं यहाँ पे, आप ये 12th में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है? सो इस एमआरएनए के पास जैसे डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, एमआरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके पास अब ये प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग। अब सुनो क्या बोला, सबकी बॉडी में ऐसा होता है, बैक्टीरिया की बॉडी में भी ऐसा होता है, यूकेरियोटिक्स में भी ऐसा होता है, प्लांट्स में भी ऐसा होता है, एनिमल्स में भी ऐसा होता है, ह्यूमंस में भी, इंसेक्ट्स में भी, सब में बेटा यही एमआरएनए बनता है। बट जब हम बात करते हैं यूकेरियोटिक के अंदर, तो उनका जब एमआरएनए बनता है, कुछ पार्ट कोड कर सकता है किसी प्रोटीन बनने को, बट कुछ के पास फालतू होता है, वो कचरा होता है, वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कोई प्रोटीन बनाने की, सो उसको वहां से हटाना पड़ता है, इस पार्ट को वहां से रिमूव करना पड़ता है। एक्सॉन्स बाद में प्रोटीन्स बनाता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया के अंदर बेटा ऐसा नहीं होता। हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया विच इज द ट्रू बैक्टीरिया, यहाँ पे केवल एक्सॉन्स होते हैं। यहाँ पे पूरा एमआरएनए जो बनता है वो प्रोटीन को कोड कर देगा आगे, बट बाकी सभी यूकेरियोट्स में इंट्रॉन्स भी होते हैं। अब देखिए, आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी इंट्रॉन्स होते हैं। सो कहा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया भाई एक चीज है, उसी से बाद में यूकैरियोटिक सेल और ट्रू बैक्टीरिया वाला प्रोकैरियोटिक सेल आया। सो दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन, क्योंकि उस टाइम जो अर्थ के कंडीशंस थे, इतने ज्यादा हार्श कंडीशंस, यही उन हार्श कंडीशंस में रहते हैं। इनके पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों हैं। यूकैरियोटिक जैसा सेम कैसे हुआ इनके पास स्ट्रक्चर? ये तो यूकैरियोटिक में होता है। और इनके पास प्रोकैरियोट्स की तरह सेल वॉल नहीं है, इनका सेल मेम्ब्रेन ना ही यूकैरियोट्स की तरह है, ना ही प्रोकैरियोट्स की तरह है, अलग सेल मेम्ब्रेन है। सो दिस वॉज द 6th किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पे आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। एंड द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ सेज दैट कि आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन से रहते हैं, यहीं से बैक्टीरिया आए और यहीं से यू बैक्टीरिया आए। यस, सिमिलर कैरेक्टर, यस, वेरी गुड। इनके पास बैक्टीरिया और जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनके जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए अब शुरू हो जाएं।
अब भाई हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे बताएंगे कौन कौन तैयार है किंगडम मोनेरा पढ़ने के लिए। कम ऑन, हाथ उठा दो भाई एक बार सारे अपने, जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे बच्चे बता देंगे। कम ऑन, विद नो डिले एट ऑल, एवरीवन। इज एवरीवन रेडी? चलो हम शुरू करते हैं। बहुत बड़ा हमारा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बैक्टीरिया जिसने नाक में दम भी कर रखा है और जो बहुत फायदेमंद भी है, दैट इज द मोनेरा। चलिए, किंगडम मोनेरा को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। इसके अंदर यू बैक्टीरिया भी आता है और आर्की बैक्टीरिया भी आता है। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए, यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया बेटा वो बैक्टीरिया होते हैं जो काफी हार्श एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर माइकोप्लाज्मा आता है, एक्टिनोमाइसिटीज आता है और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया आर बेसिकली द ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप बोलोगे मैम एल्गी तो प्लांट में होना चाहिए, यहाँ पे क्यों आए हैं? सो बेटा, एल्गी ये ऐसा एल्गी जिसका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक की तरह है। तो कैसे मैं उसको प्लांट किंगडम में डाल दूं? हमने उसको बैक्टीरिया में डाल दिया, इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये साइनोफाइसी के अंदर आता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिनोमाइसिटीज। ये भी बच्चे यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इतना आपको 11th में इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना। एंड देन वी हैव द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर देयर इज नो सेल वॉल और ये बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। बट यस, ये अगेन बैक्टीरियाज के अंदर आते हैं क्योंकि इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है, बाकी का न्यूक्लियस के बारे में बात, न्यूक्लियोइड के बारे में बात करूं तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, आरएनए डीएनए बस पड़ा रहता है ऐसे ही। और इनकी अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं तो ये प्रोकैरियोट्स की तरह होता है। नाउ साइनोबैक्टीरिया की एक और खास बात है दैट इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। दे परफॉर्म बोथ टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं परफॉर्म बोथ टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं और कुछ कुछ नहीं भी करते। द ऑर्गेनिज्म जो रिलीज करते हैं उसकी कुछ साइनोबैक्टीरिया की बात कर रही हूं, ये बेटा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो कहा जाता है दिस वाज एन एवोल्यूशन, कि वो ऑर्गेनिजम्स फिर आए जिनको ऑक्सीजन चाहिए। यानी एटमॉस्फेयर में सबसे पहला ऑक्सीजन लाने वाला कौन ऑर्गेनिज्म हुए? साइनोबैक्टीरिया आए। ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई उसके बाद देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। ऑलराइट, चलिए, नाउ लेट्स लुक इनटू दिस, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन केस ऑफ किंगडम मोनेरा। प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे। सो ये बेटा यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं एंड दीज आर फिलामेंटस ऑल्सो। उसके अलावा दीज आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह ये पाए जाते हैं, हमारे हाथों में, हमारे आसपास, हमारे खाने में, हमारी बॉडी में, वाटर में, डीप सी में, लैंड में, एयर में, एवरीवेयर दीज आर प्रेजेंट। नाउ न्यूक्लियस बेटा इसका कोई वेल डिफाइन नहीं होता। सो यहाँ पे दीज डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। सो यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है एंड ऑल्सो द न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। सो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, यहाँ पे देयर इज नो न्यूक्लियोलस। इनके पास डबल सर्कुलर डीएनए है बट दैट इज अननेकेड डीएनए। ऑब्वियसली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वो कवर नहीं है, वो नेकेड डीएनए है एंड दे डू नॉट हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जैसे हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नाउ व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स? जैसे बच्चे हमारा जो डीएनए है, अब वो बहुत लंबा 2 मीटर लंबा डीएनए हमारी सेल की बात कर रहे हैं, बट वो एक ऐसे सेल के अंदर पड़ा हुआ है जो हमें आंखों से दिख भी नहीं रहा। और 2 लंबा मीटर डीएनए मुझे क्यों नहीं दिख रहा? द रीजन बीइंग ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, हाईली पैक्ड हो जाते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं लास्ट में एंड इन दिस पैकेजिंग हेल्प करते हैं सर्टेन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। सो यहाँ पे दीज डू नॉट हैव दीज प्रोटीन्स। उसके अलावा इस न्यूक्लियस को जीनोफोर भी कहा जाता है, इंसिपिएंट भी कहा जाता है, न्यूक्लियोइड और डिफिब्रिलर न्यूक्लियस। नाउ
नेक्स्ट वी हैव इज इसका सेल वॉल। तो जैसा मैंने कहा इनका जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंट होता है। दीज हैव पेप्टिडोग्लाइकिन। सो पेप्टिडो मतलब कुछ प्रोटीन जैसा और ग्लाइकिन मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स। सो यहाँ पे इसको म्यूरिन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल हमारे जैसा होता है, बायलिपिड लेयर होता है ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। दीज हैव नथिंग कुछ भी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। नाउ दीज हैव ओनली राइबोसोम्स जो हमारे सेल्स के जैसा कॉमन है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कॉमन है, बट येट यहाँ पे राइबोसोम्स भी अलग है। 70S राइबोसोम्स हैं जो बने होते हैं 50S और 30S यूनिट से। ठीक है, चलिए हाँ जी बेटा, चलिए नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे फ्लैजिला। इनके पास फ्लैजिला होता है जो इसको मूवमेंट में मदद करता है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी है, दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। भाई यहाँ पे एक बेसल बॉडी होती है जिससे ये अटैच रहता है, इस तरीके से एक हुक होता है और बच्चे यहाँ पे ऐसा लंबा सा फिलामेंट होता है विच इज नोन एज द फिलामेंट एंड दिस पूरा इज द फ्लैजिला। ये फ्लैजिला अलग अलग भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होती है। हालांकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट किस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, यहाँ पे गैमीट्स तो नहीं बन रहे, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का, इसीलिए हम उसको जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं रादर देन यूजिंग द वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ न्यूट्रिशन इनके मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होता है, बट येट हमें यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स भी दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इनकी शेप्स एंड साइजेस की। तो ये 3 to 5 माइक्रॉन्स की होता है। आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, डायलिस्टर विच इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम एंड थायोमार्गरीटा, बड़ा ही मजेदार नाम है, जो बेटा लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की शेप्स कैसे हो सकती है, ये इस तरीके से सर्कुलर होता है जिसको हम कोकाई बोलते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाक बैक्टीरिया। ये बेटा बैसिलाई, ये रॉड शेप हो सकता है और यहाँ पे इसके अंदर ये स्पोर है, ये इसको रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। दिस इज एंडोस्पोर विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ये इस तरीके से हो सकता है जैसे कि स्पाइरल बैक्टीरिया है जो आपका, मतलब ये स्पाइरल शेप में होगा, एंड कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है जैसे विब्रियो कॉलरी, सो दैट इज द विब्रियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा स्फेरिकल जो होते हैं ये अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। अगर ये सिंगल पड़े हुए हैं अलग अलग, इसको मोनोकोकस कहते हैं। अगर ये दो के ग्रुप में है इसको डिप्लोकोकस कहते हैं। अगर ये इस तरीके से ग्रुप में प्रेजेंट होता है तो बेटा इसको स्टाफाइलोकोकस कहते हैं। नाउ अगर ये 4 के में प्रेजेंट है इसको हम टेट्राकोकस कहते हैं। अगर ये 4 पीछे से 4 और आ जाए, एक क्यूब मेरा बन जाए, तो इसको सार्कीना कहते हैं। एंड अगर ये चेन जैसे होंगे, छोटा लंबा सा चेन हो जाएगा, तब बेटा इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, रॉड्स और बेसिलस कैसे हो सकते हैं। अगेन ये सिंगल, ये इस तरीके से हो सकता है, मतलब ना ही पूरा रॉड शेप है ना ही पूरा स्फेरिकल है, कुछ बीच का है, तो इसको कोको बैसिलस कह दिया। जैसे हमारे क्लोरोप्लास्ट के, अच्छा जैसे आपने पढ़ा ना 10th में, क्यूटिकल होता है, यहाँ पे ऐसे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं। सो इसी तरीके के सेल्स ऐसे हो सकते हैं, इनको पैलिसेड कहते हैं। ये डिप्लोबैसिलस 2 के ग्रुप में, स्पोर फॉर्मर जिनके पास स्पोर है विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस जो कि एक चेन बना लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इनकी फ्लैजिला की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्लैजिला। यहाँ पे केवल एक फ्लैजिला हो सकता है, इसको मोनोट्राइकस कहते हैं, विब्रियो और थाइलोबैसिलस। आप यार इनके स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहिएगा एंड इसको नोट डाउन करते रहिएगा, या बाद में क्लास के बाद भी ले लीजिएगा, बट आपको ये आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पूरा जो पीपीटी है बहुत अच्छे से अपने पास रख लीजिए। ठीक है, चलिए नाउ सेफेलोट्राइकस, तो ये 2 भाई आगे पीछे इनके पास प्रेजेंट होंगे। एम्फीट्राइकस अगर एक के मतलब ग्रुप में नहीं है बट एक प्रेजेंट है। पेट्रीट्राइकस जब पूरी तरीके से पूरी बॉडी में ऑल ओवर द सरफेस यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। लोफोट्राइकस जब एक ही जगह पे एक पूरा टफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। एट्राइकस यानी कि इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है।
चलिए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम वो सभी चीजों को देखेंगे जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मैं पहले भी बोल रही हूं, मैं जो चीजें यहाँ पे बताऊंगी और बनाऊंगी ऐसा जरूरी नहीं है वो सारी चीजें एक बैक्टीरिया के अंदर हो, मतलब कुछ किसी एक में होता है, कुछ किसी में नहीं होता, जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया में है, कुछ बाकी में नहीं है। बट अभी मैं जनरल इसका डायग्राम बता रही हूं, मतलब मैं सारे स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड कर दूंगी इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी सेल वॉल के बारे में। यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, तो जैसे भाई आउटर मोस्ट लेयर होंगी बच्चे, इसको सेल वॉल कहेंगे। दिस इज द सेल वॉल जो आप येलो वाली देख रहे हैं, और इसके ऊपर एक और परत होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स कभी कभी रफ हो सकती है, हार्ड हो सकती है, तब उसको हम कैप्सूल कहते हैं, और अगर वो स्मूथ होती है, स्लाइमी होती है, तो वो हमारी स्लाइम लेयर होती है। नाउ जो उसको प्रोटेक्ट भी करती है एंटीबायोटिक से। अगर इसके जो अंदर वाली लेयर देखेंगे, सो लेट्स सपोज ये भाई इसकी ग्लाइकोकैलिक्स है, तो अंदर वाली लेयर बच्चे इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये बिल्कुल हमारी तरह होगी। सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली, और ये भी इनके पास होगा बाइलिपिड लेयर। सेल वॉल इनकी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इफ आई टॉक अबाउट राइबोसोम्स, तो पूरी बॉडी में इनके जो राइबोसोम्स हैं वो बच्चे 70S टाइप राइबोसोम्स हैं। अगर इनकी बॉडी की बाहर की बात करें, यानी बाहर इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है जिससे ये अटैच हो सकते हैं और जिससे ये क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट, इनके पास इस तरीके के मेम्ब्रेन्स होते हैं, और सॉरी मेम्ब्रेन्स नहीं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसे कहते हैं फिम्ब्रिये, जहां पे कई पे ये ऐसे अटैच होते हैं। बच्चे आपने वो पढ़ा होगा, एक बीमारी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, साइफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो ऐसे वजाइनल ट्रैक्ट में ऐसे जकड़ लेता है अपने आप को, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा दीज हैव दीज फिम्ब्रिये, उसके अलावा इनके पास सीलिया भी होगा, ठीक है। नाउ another thing they have is a long phylus. So these have fimbriae and pili for movement, but एक बड़ा सा इनके पास स्ट्रक्चर है जिसको बेटा पाइलस कहते हैं। दिस इज द सेक्स पाइलस, जो यहाँ पे मदद करता है इनको रिप्रोडक्शन में, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। सो भाई ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। अंदर वाले पार्ट में आ जाओ बेटा। अंदर इसके पास अगर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जो मेन डीएनए होगा वो नेकेड डीएनए है, ये किसी स्ट्रक्चर में एनक्लोज नहीं है। ये इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इट इज नेकेड, नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। नाउ अब इसके अलावा इनके पास स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड्स होते हैं इस तरीके से, और ये बेटा डबल स्ट्रैंडेड है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड। ये बहुत चीजों में मदद करते हैं। ये आप 12th में, अगर आपने 12th पढ़ा है तो आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं, जिसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, एफ प्लाज्मिड। और ये बेटा रेजिस्टेंस भी देते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसको हम आर प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए भाई हमें कोई बीमारी हो गई और अभी मैं कोई मेडिसिन खा रही हूं, बट वो मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही, मेरे को वो बीमारी नहीं छोड़ के जा रही क्योंकि वो बैक्टीरिया मर ही नहीं रहा, बिकॉज दैट बैक्टीरिया इज नाउ रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो वहां पे ये आर प्लाज्मिड इनको रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर देखा जाए ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं सब कुछ, और ये रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं। दैट मीन्स ये बेशक मेन डीएनए से अलग है, बट ये फिनोटाइप पैदा कर रहे हैं, इनकी वजह से फिनोटाइप आ रहा है। नाउ आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे और भी इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के पास इनके अंदर इंक्लूजन बॉडीज होती हैं,
फूड मटेरियल कैसे स्टोर करते हैं, राइबोसोम्स कैसे होंगे, ये आरएनए में कुछ ऐसे भी लिंक्ड होंगे, कुछ राइबोसोम्स इस तरीके से एमआरएनए में जुड़े हुए हैं, इनको बच्चे हम पॉलीसोम कहते हैं। हाँ जी बेटा बता रही हूं मीजोसोम, यस बच्चे आई एम टेलिंग यू मीजोसोम कैसे होगा, ठीक है। इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे इस तरीके के फोल्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बच्चे मीजोसोम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। ये कुछ मीजोसोम्स दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ यहीं पे रह सकते हैं और कुछ बेटा इसके मेन डीएनए से ज्वाइन भी होते हैं, सेप्टेट मीजोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे मीजोसोम्स क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ये बेटा एनर्जी बनाने में मदद करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास पिगमेंट्स होने चाहिए। अब ये पिगमेंट बेटा क्या होता है, सो ऐसे ही मेम्ब्रेन के पास और तरीके के यहाँ पे लैमिले होते हैं, इनके पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं, सो दे डू नॉट हैव द प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट, बट ऐसे मेम्ब्रेन जो कि मदद करेंगे फोटोसिंथेसिस में। सो दीज हैव क्रोमैटोफोर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्रोमैटोफोर होता है। और यहाँ पे इनके अंदर की बात करें, मैंने यहाँ पे बताया इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा डिफरेंट होता है कि इनका सेल मेम्ब्रेन कैसा है, दैट वी विल सी, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड ये सब चीजें। ऑल राइट, चलिए नाउ बेटा अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया की। सो यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है उनके सेल मेम्ब्रेन में। सो देयर वाज अ पर्सन हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, उसको स्टेन किया वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट, एक स्टेन लिया क्रिस्टल वायलेट, उसको डाला, उसके बाद भाई वॉश किया, देन उसके बाद पहले क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर आयोडीन सोल्यूशन डाला एंड देन वॉश करने के बाद उन्होंने एक दूसरा इसमें स्टेन डाला, मतलब पहला स्टेन उन्होंने क्रिस्टल वायलेट यूज किया था, फिर आयोडीन सोल्यूशन यूज किया, देन बेटा उन्होंने दूसरा जो सोल्यूशन डाला था दैट वाज अ काउंटर स्टेन, जिसको हम सैफ्रनिन कहते हैं। सो यहां पे नहीं लिखा है, लिख लीजिए, काउंटर स्टेन डाला सैफ्रनिन आफ्टर वॉशिंग, सो ही वॉश्ड विद वाटर एंड अल्कोहल एंड फाइनली उन्होंने काउंटर स्टेन डाला। एंड जब वो क्या देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया एक ब्लू ब्लैक पर्पल स्टेन कलर ला रहे हैं, पर्पल कलर को उन्होंने यहाँ पे बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनके अंदर वो स्टेन नहीं आता दैट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो यहां देखेंगे बेटा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में वो ब्लू पर्पल स्टेन आता है, ग्राम नेगेटिव में वो स्टेन नहीं आता। ग्राम पॉजिटिव की बच्चे जो सेल वॉल होती है दैट इज अ सिंगल लेयर सेल वॉल, और इसके पास आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बट ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल है वो 3 लेयर की होगी, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेगेटिव में सेल वॉल 3 लेयर की है। यहां देखिए बेटा दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो यहां पे इनके पास सेल वॉल एंड सेल वॉल में डिफरेंस होगा। यहाँ पे बेटा दीज हैव अ सेल वॉल, ये पर्पल अभी हम देखेंगे, ये पर्पल वाला इनका सेल पेप्टिडोग्लाइकिन है। ये बच्चे यहाँ पे इनका ये जो बाइलिपिड दिखा रहा है दैट इज अनदर लेयर, इट हैज अ बाइलिपिड लेयर जो कि इनका सेल मेम्ब्रेन इसके नीचे है, और पेप्टिडोग्लाइकिन के ऊपर एक और लेयर है, तो इनका सेल वॉल काफी 3 लेयर का होता है। एंड उसके बाद 1 लेयर 2 लेयर और एक और लेयर होगी लिपिपोलोसैकेराइड्स की। बट ग्राम पॉजिटिव के अंदर देयर इज ओनली पेप्टिडोग्लाइकिन का एक लेयर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। चलिए उसके बाद
लिपिड कंटेंट बेटा ग्राम पॉजिटिव में लो होता है। सो यहाँ पे केवल सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कंटेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे बेटा लो है, बट उस यहाँ इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के ऊपर भी आपको दिख रहा है लिपिड, नीचे भी दिख रहा है। सो दीज हैव अ लार्जर लिपिड कंटेंट। सो लिपिड कंटेंट ज्यादा है, उधर ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट कम है। मीजोसोम्स बच्चे काफी प्रोमिनेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं बैक्टीरिया जो होता है, दीज आर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स इजीली इनको मार देती हैं। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादातर वो बैक्टीरिया आते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, यस बेटा, जिसको एक बच्चे को नहीं समझ आ रहा प्लीज बेटा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझ आएगा। एंड दिस इज अ वन शॉट रिविजन, आप चाहें तो डिटेल क्लासेस भी देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए देन यहाँ पे दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया, टू एंटीबायोटिक्स। सो तभी बेटा ये ज्यादा बीमारियां कॉज कर सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स इनका कुछ कर नहीं पाती कुछ खास। ग्राम पॉजिटिव में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। यहाँ पे बेटा पोरेंस जो होते हैं दैट इज ओनली इन दी आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव में वेरी इंपॉर्टेंट इज टिकोइक एसिड और ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमारा रह जाता है इसका रिप्रोडक्शन, तो जल्दी से देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद के प्रोसेसेस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लुक एट हियर, रिप्रोडक्शन इनका एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल में बेटा क्या होता है, देयर इज कहीं से भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, जो मेरे डीएनए है वो मिक्सअप नहीं हो रहे, मेरे को एग्जैक्टली सेम पेरेंट जैसा बच्चा मिलता है, दैट इज द क्लोन। ठीक है, सो यहाँ पे बाइनरी फिजन भी होती है और एंडोस्पोर भी होता है। सो व्हाट हैपेंस इज बाइनरी फिजन कि नॉर्मल मेरा एक सेल है और उसके बाद वो डिवाइड होने लगता है एंड फाइनली दो सेल बनाने लगता है। एंडोस्पोर बच्चे ये हार्श कंडीशंस में होता है, ध्यान से सुनेंगे इसको, चलो मैं यही कराऊंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। बच्चे इसको ध्यान से सुनिए, वी हैव वेरी लेस टाइम, सो लेट्स ओनली डिस्कस द एंडोस्पोर, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। अब कैसा होगा, एक मेरे पास मदर सेल है और ये बेटा मदर सेल का डीएनए है। कुछ समय बाद ये अपने डीएनए को एलोंगेट कर लेती है। फाइनली बच्चे क्या होगा, ये जो इसका डीएनए है ये डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के साथ साथ इसका सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड होगा और यहाँ पे दो अंदर अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, इसका तो सेल मेम्ब्रेन इसके साथ ही है, ये अलग सेल बन जाता है। नाउ दिस मदर सेल ये इसको एनगल्फ कर लेगी और यहाँ पे बेटा फाइनली ये डिग्रेड हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये इसको एनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर इस सेल को ले लेगी, जैसे कि अच्छा आप इसको ऐसे देखो, रुको, यहां पे हम दो लेयर भी बनाते हैं, ठीक है। सो भाई यहां पे मेरी दो लेयर थी, ये डिवाइड हो गया, ये अलग बन गया, ठीक है। अब ये इसको इनगल्फ कर लेगी, जब ये बच्चे इनगल्फ कर लेगी तो यहां पे ये एक सेल है। फाइनली क्या होगा, ये अब खराब हो जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा और अंदर वाले की जो है वो पूरी बन जाएगी प्रॉपर मेम्ब्रेन्स। सो अब इसके साथ क्या हुआ, इसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन्स बन गई। सो व्हाट हैपेंड वाज, ध्यान से सुनो, इनिशियली ये मदर सेल था, बाद में इसने सारा फूड वूड स्टोर किया और अंदर एक एंडोस्पोर बनाया, उसको अंदर ही रखा एंड फाइनली बेटा क्या होता है, वो खराब हो जाती है। मदर सेल का जो डीएनए है वो खराब हो जाएगा, सेल को वो अपने अंदर लाएगा और उस अंदर का जो उसने सेल बनाया है इसको एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। और वो फाइनली क्या होता है, उसकी प्रॉपर लेयर बन गई। नाउ दिस विल फॉर्म अ न्यू बैक्टीरिया
और वो मदर सेल पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, बाकी का पूरा पार्ट टूट गया और ये बाहर आ जाएगा, सो दैट इज अ न्यू बैक्टीरिया। सो यहां पे रिप्रोडक्शन हुआ, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन, ये एक तरीका था फेवरेबल कंडीशन से बचने का। सो यहाँ पे एंडोस्पोर मेथड हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं, बट एट द सेम टाइम ये हमें याद रखना है कि यहां से एक सेल से मुझे एक सेल ही मिला, सो एक्चुअली इट इज नॉट रिप्रोडक्शन, बट येट यहाँ यस इट इज क्या हो रहा है, यहाँ पे एंडोस्पोर से एक नया सेल मिल रहा है पुरानी सेल से। चलिए अब बच्चे हम यहां से चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वी विल स्टार्ट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां से शुरुआत करेंगे और आगे का पढ़ेंगे बाकी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वी कैन नॉट डू दैट होल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन वन क्लास, बिकॉज नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा। यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे दिख रहे हैं मुझे जिनको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी वीक है, तो इसीलिए बच्चे हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।